गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास जंतुओं और पादपों में परिवहन पढ़ रहे थे हम लोग विज्ञान विषय में। चलो आगे बढ़ाते हैं। हम लोग जंतुओं में देख चुके हैं हम लोग उत्सर्जन, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे पादपों में पदार्थों का परिवहन। जिस तरह से हमारे ब्लड के साथ में सभी आवश्यक तत्व जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी तरह से हम लोग देखेंगे पादपों में भी आवश्यक जो पोषक पदार्थ हैं वो किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनके शरीर में। तो पादपों में पदार्थों का परिवहन देखेंगे। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि पौधे यानी पादप अपनी जड़ों यानी मूलों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। हम सब जानते हैं कि पौधे की जो जड़ होती है वो ज़मीन से खनिज लवण अवशोषित करती है और जल में घुले हुए ही आते हैं। ये जब जड़ों में आ जाते हैं तो यहाँ से ये तने में होते हुए पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर क्या बनाती हैं? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। क्योंकि फूड फैक्ट्री कौन है बच्चों? पत्तियां ही हैं पौधों की। वहाँ भोजन बनता है और वो भोजन वापस कैसे पहुँचता है? जड़ को भी चाहिए ना भोजन। तो यही चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, जो वो पौधों में परिवहन है, और उसको देखेंगे हम लोग किस तरह से होता है। अध्याय 10 में आपने ये पढ़ा कि सभी सजीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। हम सब जानते हैं ये चीज़ कि बिना भोजन के ऊर्जा नहीं मिलती है। तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है कि हम खाए हुए भोजन का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो वहाँ से हमें ग्लूकोज के विखंडन से क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। अब कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल गतिविधियों को संपादित करने में करती है। ये भी हम जानते हैं कि ये ऊर्जा जो है हम लोग दैनिक कार्य करने में उपयोग लेते हैं। अतः ये आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए, यानी हर जगह भोजन पहुंचना चाहिए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते हैं पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो देखिए, जल और खनिजों का परिवहन देखेंगे पहले कि किस तरह पत्तियों तक जो है वो जल और खनिज लवण पहुंचते हैं। पादप मूलों यानी जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। फिर मूलों में मूलरोम होते हैं। वास्तव में मूलरोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। क्योंकि प्रत्येक मूलरोम पे एक छिद्र होता है बच्चों, और बहुत सारे मूलरोम होते हैं, इसीलिए मूलरोमों के कारण जो है वो अवशोषित करने वाला सतह क्षेत्र बढ़ जाता है और ज़्यादा मात्रा में जल खनिज लवण जो है वो अवशोषित किए जाते हैं जड़ द्वारा। मूलरोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। चित्र 11.7 में देख सकते हो आप। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? अब ये जल जो है वो जड़ से पत्ती तक कैसे जाएगा उसको देखेंगे हम लोग। पादपों में किस प्रकार परिवहन तंत्र पाया जाता है? प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है। बूजो क्या कह रहा है? बूजो का विचार है कि शायद पादपों के सभी भागों में जल के परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए पाइप लगे होते हैं। तो देखो बूजो का विचार कितना सही है वो देखेंगे। जी हाँ, बूजो सही है एकदम, ठीक है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती है। देखिए, खोखली नलिकाएं होती है, मृत कोशिकाएं होती है बच्चों, जो तने में पाई जाती है, ठीक है ना। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो समवयन उत्तक कहलाते हैं, ठीक है। पौधे के तने में 2 प्रकार के समवयन होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो जड़ से जल और खनिज लवणों को लेकर जाता है और उसमें 4 तरह की कोशिकाएं होती है, जिसमें वाहिकाएं भी एक है। और इसी प्रकार फ्लोएम जो है वो पत्तियों में बने भोजन को जड़ों तक लेकर आता है। ये दोनों ही उत्तक परिवहन के काम आते हैं और दोनों कंबाइंड रूप से समवयन उत्तक कहलाते हैं बच्चों। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। तो देखेंगे हम, उत्तक कोशिकाओं का समूह है जो समवयन उत्तक बनाती है। उत्तक कोशिकाओं का वह समूह है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। देखो, उत्तक की परिभाषा आप जानते हो कि कार्य या संरचना की दृष्टि से एक जैसी कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं और विशेष कार्यों को करते हैं उत्तक, ठीक है। उसे जाइलम या दारू कहते हैं, ठीक है। जो जड़ से जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक लेके जाता है वह उत्तक कौन सा है? जाइलम या दारू। चित्र 11.7 में देख सकते हैं। जाइलम चैनलों यानी नलियों का सतत जाल होता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है, और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का क्या कर देता है? परिवहन कर देता है। यानी इस जाइलम में छोटी छोटी नलियाँ होती है, नलियों का जाल होता है, कोशिकाएं होती है जो पूरे पौधे के अंदर जल का संवहन करती है। चित्र 11.7 बी में देखेंगे। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है, यानी पत्तियां जो भोजन को बनाती है
भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम या पोषवाह, हिंदी में पोषवाह कहते हैं, इंग्लिश में फ्लोएम कहते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे। जे फॉर जाइलम तो जल का संवहन करता है और एफ फॉर फ्लोएम तो फूड यानी भोजन का संवहन करता है। ठीक है, अब देखिए आप, ये मूल रोम है, देख रहे हैं आप, ये क्या है, मूल रोम है। ये इस तरह से मिट्टी के बीच में से भी जो है वो क्या कर लेता है, जल और खनिज लवण अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इसमें देखो आप क्या संरचना है, ये मूल रोम ये जड़ का काट है और इसके अंदर जाइलम ऊतक आपको दिखाया गया है बच्चों। देखो ये चीज़ है ना, ये भाग जो है वो जाइलम है और जड़ की काट है ये। ठीक है, अब देखेंगे ये रहा पौधा, देखो इसके अंदर तीर के निशान अलग अलग रंग से दिखाए। देखो बच्चों, ये जो है ये यहाँ से जल अवशोषित होता है, नीले द्वारा ये पत्तियों तक जा रहा है तो जाइलम लेके जाता है इसको। कौन लेके जाता है, जाइलम। और ऊपर से जो आ रहा है रेड द्वारा, ये फूड है, इसको कौन लेके आता है, फ्लोएम लेके आता है। कहाँ तक, जड़ तक, क्योंकि फूड हमेशा कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है। तो इस प्रकार संवहन किस खनिज लवण और जो भोजन है उसका संवहन कैसे होता है पौधों में, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, और दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, संवहन ऊतक कहा जाता है। तो देखिए इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का क्या कहते हैं, परिवहन करते हैं। ठीक है, पहेली क्या कह रही है, पहेली ने देखा कि उसकी माँ यदि भिंडियाँ और अन्य सब्जियां सूख गई हों तो वे उन्हें कुछ देर के लिए जल में डुबो देती हैं। वह जानना चाहती है कि उनमें जल कैसे प्रवेश कर जाता है। तो देखेंगे क्रियाकलाप 11.3 इस चीज़ को देखने के लिए। हमें इस क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास, पानी, लाल शाही व एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी, कोई भी छोटा पौधा है ना, उदाहरण के लिए बॉल्सम, वह एक ब्लेड की आवश्यकता होगी। गिलास को 1/3 पानी से भर दें, उसमें कुछ बूंद लाल चाय के डालें। एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी के आधार को एक ब्लेड की सहायता से काट कर, यानी टहनी को नीचे से काट दें आप, और उस टहनी को गिलास में दिखाए अनुसार खड़ा कर दें पानी के अंदर। ठीक है, अगले दिन, ठीक है, रंगीन पानी में रखी हुई शाकीय पौधे की टहनी। अगले दिन क्या करना है, देखिए अगले दिन इसका अवलोकन करें। ठीक है, क्या शाकीय पौधे की टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है, टहनी को अनुप्रस्थ काटिए तथा इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए। देखो अनुप्रस्थ काट, जैसे मूली काटते हो आप गोल गोल, वैसी काटनी है। तो आप यहाँ देखोगे कि टहनी के बीच वाले भाग में ऐसा लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इस तरह से। तो ऐसा क्यों हुआ, है ना, ऐसा इसलिए हुआ कि जो टहनी है उसमें जड़ द्वारा अवशोषित जल आ रहा है ऊपर, और जल में शाही थी लाल रंग की, तो जैसे खनिज लवण घुले होते हैं वैसे वो शाही भी घुली हुई ऊपर आई। जब हमने अनुप्रस्थ काटा तो जाइलम वाहिकाओं में वो क्या दिखाई दे रही है, हमको लाल शाही दिखाई दे रही है। इससे ये पता चलता है कि जड़ जो है वो जल को अवशोषित करती है और पत्तियों और सभी भागों तक पहुँचाता है जाइलम उनको। अब देखिए इस पार्ट का लास्ट टॉपिक आपका है वाष्पोत्सर्जन। कक्षा 6 में आपने पढ़ा कि पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों पर जब सूर्य की धूप पड़ती है तो उनके अंदर जो जल मौजूद होता है वो वाष्प के रूप में पत्तियों पर उपस्थित स्ट्रोमेटा या रंध्रों के द्वारा उत्सर्जित होता है, बाहर निकलता है। इसी प्रक्रम को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं, सब जानते हैं हम। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता, यानी पूरा जल उपयोग में नहीं आता है। ठीक है, पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण या अभिकर्षण यानी खिंचाव विकसित होता है। एक दाब में अंतर उत्पन्न होता है पौधे के अंदर। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूषण करते हैं, खींचते हो ना आप, सूख करते हो। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण यानी खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा करने में भी सहायक होते हैं, क्योंकि जब पत्तियों की सतह से यही जल जो है वो आसपास से गर्मी लेके वाष्पित होता है तो जो पेड़ या पौधा उसके आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है, और इसीलिए हमें पेड़ की छाया जो है वो सुकून देती है, या गर्मियों में पेड़ के आसपास या पेड़ के नीचे ठंडक का अनुभव होता है बच्चों। ठीक है, बुझो जानना चाहता है कि पादप क्यों मृदा में से अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं और फिर से उसे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकालते हैं। तो आपने देखा
यहाँ आपका पार्ट भी पूरा हो गया है। तो आपको यहाँ से प्रश्न करने हैं कि एक तो पादपों में जो है वो जल और खनिज लवण तथा भोजन का परिवहन जो है किस प्रकार होता है। दूसरा आपको ये एक चित्र बनाना है, कौन सा वाला, ये, ठीक है, जाइलम की काट का चित्र बनाना है। ये दोनों प्रश्न आपको यहाँ से करने हैं बच्चों। तीसरा आपका है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं और ये क्यों, क्या इसके क्या क्या लाभ हैं, वाष्पोत्सर्जन होने के क्या क्या लाभ हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ लेसन आपका पूरा हो गया है। प्रश्न उत्तर हम कल देखेंगे।